अक्टस एजुकेशनल एकेडमी वेलकम्स यू ऑल, जो करता है आपके साथ ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन जिसका थ्योरेटिकल अप्रोच हार्डली और रेयरली कहीं अवेलेबल हो। आज के वीडियो क्लास में हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने चल रहे हैं वो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, जिसे आपेक्षिक वेग या सापेक्षिक वेग भी कहा जाता है। बहरहाल रिलेटिव वेलोसिटी कहें, आपेक्षिक वेग या सापेक्षिक वेग कहें, जो भी कहें, बट एक्चुअली ये होता क्या है हमें तो ये अंडरस्टैंड करना है, और वो भी टू डायमेंशनल मोशन में अंडरस्टैंड करना है। वन डायमेंशनल मोशन में हमारे पास आइडिया है कि किसी भी बॉडी का मोशन वन डायमेंशनल तब कहलाता है जब वो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग जेड एक्सिस, इन तीनों में से किसी एक एक्सिस के अलोंग मूव करता हो। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करते हैं टू डायमेंशनल में। टू डायमेंशनल मोशन में हम रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस करने चलेंगे और फिर देखेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन में जो रिलेटिव वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं वह वन डायमेंशनल मोशन में किस तरह से एप्लीकेबल है। वन डायमेंशनल मोशन एक स्पेशल केस हो जाता है टू डायमेंशनल मोशन का। ओके, तो पहले हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे टू डायमेंशनल मोशन को। टू डायमेंशनल मोशन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अलोंग एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन जो होगा उसमें। अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस का जो कॉम्बिनेशन बनता है, प्लेन बनता है, और वो प्लेन यहाँ पर हम बोर्ड का प्लेन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बोर्ड के प्लेन में अगर हम बॉटम एज को जो देख रहे हैं इसको थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस एज्यूम कर लें, और ये जो लेफ्ट साइड का एज है इसको जो देख रहे हैं ये वाई एक्सिस एज्यूम कर लें, तो ये प्लेन जो है इसी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इसी प्लेन में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा हो तो उसको कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। किसी बॉडी का मूवमेंट टू डायमेंशनली हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे डिसाइड करने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें पहचानना पड़ेगा कि उस बॉडी का शिफ्टिंग डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है और वाई एक्सिस के अलोंग है कि नहीं है, मतलब दोनों एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में इस वायर को हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब इस पर कोई ऑब्जेक्ट चलेगा, मूव करेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट हम लेंगे, इसको मूव कराएंगे, तो जब ये मूव करेगा तो ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा, लेकिन यही स्ट्रेट लाइन पर मूवमेंट होने वाला टू डायमेंशनल है, हम ये रियलाइज करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है तो किधर हो रहा है, और वाई एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है तो किधर हो रहा है, इसको पहचान करके, इसको आइडेंटिफाई करके। अब इसको देख लीजिए, मान लीजिए ये यहां से छोड़ दिया, रिलीज कर दिया और ये मूव किया, तो मूव करने से अब इसका पोजीशन टाइम टू टाइम तो बदलता रहा। मान लीजिए, चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। अब इसको मूव करता हुआ छोड़ दिया, तो मान लीजिए किसी टाइम यहाँ पर आ गया। अब ये आया यहाँ पर मूव करता हुआ, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस भी मूवमेंट शो कर रहा है और अलोंग वाई एक्सिस भी मूवमेंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम यही पहचानना है, यही आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए हम इसके इस पोजीशन को अब कंपेयर करते हैं यहां से, ये इनिशियल पोजीशन जहां से मूव करना शुरू किया था। तो जिस तरह से जैसे जैसे इस पाथ पर आता जा रहा है वैसे वैसे हम ये कह सकते हैं कि ये जो एज है लेफ्ट एज, जिसे हम वाई एक्सिस एज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, तो उससे तो इसका डिस्टेंस मूवमेंट की वजह से इंक्रीज करता जा रहा है। तो जब इंक्रीज करता जा रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि इस पर होने वाला मोशन की वजह से ही इधर अलोंग एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये अलोंग एक्स एक्सिस मोशन को इन्वॉल्व किया। चलिए, तो इसमें अलोंग एक्स एक्सिस मोशन रियलाइज कर रहे हैं। अलोंग वाई एक्सिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हम कैसे रियलाइज करेंगे। अब देखिए, यहाँ इस इनिशियल पोजीशन से इस एज को हम टॉप एज को हम ले रहे हैं जो ये बॉटम एज के पैरेलल है। तो अगर ये एक्स एक्सिस हम सपोज कर रहे हैं तो ये पैरेलल है, तो थोड़ी देर के लिए इसको भी सपोज कर लीजिए कि एक्स एक्सिस है। तो उसके वजह से अब देखिए, जैसे जैसे इस पे मूव करता हुआ ये यहाँ तक आया, वैसे वैसे इसका डिस्टेंस उस एज से इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है तो इसमें भी हम कहेंगे कि इस मोशन का इन्वॉल्वमेंट वाई एक्सिस के अलोंग भी है, इस डायरेक्शन में है तो वाई एक्सिस के अलोंग ही मूवमेंट हो रहा है। इसीलिए इस मोशन में जो इस लाइन पर होता हुआ आया है या हुआ है, उस मोशन में दोनों तरह का मोशन इन्वॉल्व है, अलोंग एक्स एक्सिस भी और अलोंग वाई एक्सिस भी। जस्टिफाई हुआ। अब हम चलते हैं अपने रियल टॉपिक की तरफ
और वो टॉपिक है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। जो मोशन हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इंट्रोड्यूस किया वो 2 डायमेंशनल मोशन है, हम लोगों ने इसे जस्टिफाई किया। अब इसी 2 डायमेंशनल मोशन को हम यहाँ बोर्ड के प्लेन में डिस्कस करेंगे। इसके लिए जो बॉटम एज है बोर्ड का प्लेन का, इस बॉटम एज के पैरेलल में इस प्लेन में एक लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे और उसे हम एक्स एक्सिस का नाम देंगे। इसी तरह से ये जो लेफ्ट एज है इसके पैरेलल में भी इस प्लेन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसका नाम हम वाई एक्सिस देंगे। क्लियर? और फिर उस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बना हुआ ये जो बोर्ड का प्लेन होगा हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे। साथ ही जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी, जिसे आपेक्षिक वेग या सापेक्षिक वेग कहते हैं, इसको डिस्कस करना। और एक्चुअली इसी पर हमारा आज फोकस ज्यादा रहेगा। तो इससे पहले कि हम रिलेटिव वेलोसिटी को 2 डायमेंशनल में कंसीडर करें, यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डिफाइन कर लें। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तो ये है वो डिफिनेशन, परिभाषा, जिसे हम आपेक्षिक वेग या रिलेटिव वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। डिफिनेशन है the relative velocity of a body 2 with respect to a body 1 is defined by the vector difference of their actual velocities। यानी किसी वस्तु 2 का आपेक्षिक वेग एक दूसरे वस्तु 1 के सापेक्ष परिभाषित होता है उनके वास्तविक वेगों के सदिश अंतर से। मतलब यहाँ ये है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं उसमें एक नहीं 2 ऑब्जेक्ट होंगे, 2 बॉडीज होंगे, और वो दोनों जो मूव कर रहे होंगे तभी उनमें कंपेयर किया जाएगा एक का वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, और इसी कंपैरिजन को हम रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो अब इसका हम मैथमेटिकल फॉर्म दे दें इससे पहले कि हम अब एक्चुअल टॉपिक पर आए। ये है मैथमेटिकल फॉर्म। अगर एक बॉडी का, एक वस्तु का जो वास्तविक वेग है वो v1 से है, वेक्टर v1, और दूसरे का जो वास्तविक वेग है वो वेक्टर v2 है, तो दूसरे वाले का हम निकालना चाहते हैं पहले वाले के सापेक्ष में। तो दूसरे वाले के वेग में से हम पहले वाले के वेग को हम घटाएंगे, और जो घटाने से आएगा उसी को हम आपेक्षिक वेग का नाम देंगे, और उस आपेक्षिक वेग के नाम को मैथमेटिकली हम सिंबलाइज करते हैं v21 से। क्लियर? तो अब इसी बेसिस पे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर बॉडी 1 का रिलेटिव वेलोसिटी जानना हो बॉडी 2 के रिस्पेक्ट में तो उसे किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? एग्जैक्टली ठीक इसी तरह से जैसे अब यहां पर हम करने जा रहे हैं। तो ये है वेक्टर v12 इक्वल टू वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2। तो इस तरह से दो में से किसी भी एक बॉडी का अगर रिलेटिव वेलोसिटी हमें जानना हो दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में, तो पहले वाले बॉडी का एक्चुअल वेलोसिटी में दूसरे वाले बॉडी के एक्चुअल वेलोसिटी को हम माइनस करेंगे। ओके, अब इसके बाद हमारा जो मेन टारगेट है वो है इस रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड होगा और क्या डायरेक्शन होगा। क्योंकि ये वेक्टर डिफरेंस है तो वेक्टर ही है, तो फिर हर वेक्टर क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। इसका क्या होगा, अब हमारा यही टारगेट है, और एक्चुअली यही इंपॉर्टेंट है। इस टारगेट को, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास 2 आइडिया है। आइडिया नंबर 1 में हम उस मेथड का यूज करते हैं जो 2 डायमेंशनल मेथड कहला सकता है या कहलाता है, और एक्चुअली जो 2 डायमेंशनल मोशन हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ही उसका भी यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कोऑर्डिनेट मेथड का यूज करेंगे आइडिया नंबर 1 में, और आइडिया नंबर 2 में हम रिलेटिव वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे सिंपल ज्योमेट्री से। सो नाउ प्रोसीड फ्रॉम हियर टू फाइंड आवर ऑब्जेक्टिव। तो अब हमारा टारगेट जो है वो कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v21 वेक्टर v21 का है, जिसे हम इससे भी डिनोट करते हैं। ये एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड लेने के लिए यूज किया जाता है। ये साइन जो है पैरेलल जैसा साइन, 2 लाइन पैरेलल जो दिख रहा है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। एब्सोल्यूट मतलब परिमाण, सांख्यिक मान को परिमाण कहते हैं। तो इससे भी हम व्यक्त करते हैं और इससे भी व्यक्त करते हैं, और साथ ही साथ अब हमें इसके वैल्यू के साथ साथ हमें ये वैल्यू भी चाहिए, इसको भी हमें पता करना है। अब इसको और इसको इस डायग्राम में हम अंडरस्टैंड करेंगे। मान लीजिए जो 2 बॉडी मूव कर रहा है उसमें से एक बॉडी, बॉडी 1 जो मूव कर रहा है अलोंग लाइन OA मूव कर रहा है, और सेकेंड बॉडी, दूसरा बॉडी जो मूव कर रहा है अलोंग लाइन OB मूव कर रहा है। तो आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद
जो जिस पोजीशन पर पहुंचता है उसमें से बॉडी 1 पोजीशन ए पर पहुंचता है और इसका पोजीशन x1 y1 है, और बॉडी 2 जिस पोजीशन पर पहुंचता है वो पोजीशन बी है और इसका पोजीशन x2 y2 है। अब जाकर के ये जो हम पोजीशन दे रहे हैं ए x1 y1 और बी x2 y2 से, तो इस पोजीशन को यूज करके, चूंकि ये पोजीशन 1 सेकंड में हो रहा है, इसलिए जो भी डिस्प्लेस हुआ है बॉडी 1 ओ से ए तक वो एक वेक्टर होगा, और जो भी डिस्प्लेस हुआ है बॉडी 2 ओ से बी तक वो भी वेक्टर होगा। तो जो वेक्टर होगा, अब वो किस सेंस में होगा वेक्टर, तो चूंकि 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए वेलोसिटी वेक्टर होगा, और इसलिए वेलोसिटी वेक्टर v1 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके टर्म में, इसको कंपोनेंट मानते हुए x1 i कैरेट प्लस y1 j कैरेट, और इसको वेक्टर फॉर्म अगर हम दें इस पोजीशन को यूज करते हुए तो देंगे x2 i कैरेट प्लस y2 j कैरेट। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया वेलोसिटीज का। तो अब इन दोनों वेलोसिटीज के वेक्टर फॉर्म से रिलेटिव वेलोसिटी कहाँ है इसको हम लोकेट कर लें। रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो ये ए से बी तक ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है वो होगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा। तो इसको हम दे सकेंगे वेक्टर v21 इससे, तो ये वेक्टर v21 हुआ। अब ये वेक्टर v21 का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, असल हमको वो जानना है। कोऑर्डिनेट मेथड में हम पहले वो फॉर्म लाएंगे और उसके बाद उसी फॉर्म से हम उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड जो भी होगा इस वेक्टर का v21 का, वो एक्चुअली इसका लेंथ ही होगा ab का। तो ab का लेंथ हम जानेंगे, और ab का लेंथ यानी उसका मैग्नीट्यूड जानने के बाद फिर ये जानेंगे कि ये जो वेक्टर है v21 का ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्चुअली वह एक्स एक्सिस से किस एंगल पर जा रहा है। क्योंकि जब भी किसी वेक्टर का हम डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो हम उसे एंगल के रेस्पेक्ट में जानते हैं, तो एंगल के रेस्पेक्ट में जानते हैं, तो इसीलिए ये लाइन सेगमेंट ये जो ए बी है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। सपोज इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर ये यहाँ पर एक्स एक्सिस को आके मीट करेगा, तो यहाँ पर मीट करने से एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन गया, ये जो एंगल बना इसी को हम यहाँ पर फाई कहेंगे, और यही फाई हमको फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड। तो हम ये दोनों चीजें पता करेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट मेथड से, क्योंकि वेक्टर v21 इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 ये होता है। देयरफॉर वेक्टर v21 दिया जाएगा, ये वेक्टर v2 को हम यहां से लाएंगे x2 i कैरेट प्लस y2 j कैरेट माइनस, माइनस का साइन है यहाँ, इसलिए जब ये माइनस देंगे तो v1 का जो फॉर्म है यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म, इसको हम अंडर ब्रैकेट पहले पुटअप करेंगे, रखेंगे x1 i कैरेट प्लस y1 j कैरेट। अब ब्रैकेट से रिमूव करेंगे, यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे, तो इस माइनस की वजह से अंडर ब्रैकेट जो भी टर्म्स है उसके साइन चेंज होते हैं। तो x2 माइनस x1 और i कैरेट यहाँ दोनों में होने की वजह से कॉमन ले लिया, और प्लस यहाँ पर y2 माइनस y1 ये हो जाएगा। तो y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 करने के बाद j और j दोनों कैरेट यहाँ पर मौजूद है, इसलिए j कैरेट को भी कॉमन ले लिया। तो अब ये जो फॉर्म हुआ ये वेक्टर फॉर्म हुआ, किसका, वेक्टर v21 का, इसका। अब इसी फॉर्म से हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर v21 का मैग्नीट्यूड अगर हम जानना चाहते हैं तो i कैरेट और j कैरेट के साथ जो भी कोएफिशिएंट है जी उसके स्क्वायर को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। यानी कि ये x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, और tan फाई। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन पता करने के लिए जो j कैरेट के साथ कोएफिशिएंट है इसको न्यूमरेटर बनाते हैं, यानी कि y की जगह पे इसको यूज करते हैं, और i कैरेट के साथ जो कोएफिशिएंट इसको डिनोमिनेटर बनाते हैं, यानी कि इसको हम x लेते हैं। तो x2 माइनस x1 ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आएगा वही tan फाई का वैल्यू होगा, और उससे फिर ये पता किया जाएगा कि tan में किस एंगल के लिए वो वैल्यू आता है। ठीक है, वो वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब फाई एक्यूट एंगल है, और अगर निगेटिव ये वैल्यू आता है इसका मतलब फाई ऑब्ट्यूज एंगल है। क्लियर। तो अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये जो कोऑर्डिनेट मेथड था
इसके वैल्यू को और इसके वैल्यू को फाइंड आउट करने का ये कंप्लीट हुआ, कंक्लूड हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे ज्योमेट्री, जो सिंपल ज्योमेट्री है उसके मेथड से, उसके कॉन्सेप्ट से इसको वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लेट्स डू। इस मेथड 2 में हम सिंपल ज्योमेट्री मेथड का यूज करेंगे और इसके लिए हम हेल्प लेंगे इस डायग्राम का। इस डायग्राम का हेल्प लेंगे कि इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कौन है, पहले इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है मैग्नीट्यूड के साथ, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं ओ पर से दोनों पॉइंट, दोनों बॉडी मूव करना शुरू करता है, बॉडी 1 भी और बॉडी 2 भी, आफ्टर 1 सेकंड या आफ्टर 1 यूनिट ऑफ टाइम, माने इकाई समय के बाद जो वो पहुंचता है उसमें से बॉडी 1 ए पर पहुंचता है और बॉडी 2 बी पर पहुंचता है। तो चूंकि इकाई समय में या 1 सेकंड में ये पहुंच रहा है, यहाँ पर इसका विस्थापन हो रहा है, तो इकाई समय में होने वाला विस्थापन वेग कहलाता है। तो इसलिए ये पहले बॉडी का वेलोसिटी होगा, वेग होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर v1 दे रहे हैं, वेक्टर v1, और ये दूसरे बॉडी का वेलोसिटी होगा, इसलिए हम इसे v2, वेक्टर v2 दे रहे हैं। अब इस ट्रायंगल को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल होगा, और इसलिए v1 और प्लस इस वेक्टर को जो भी नाम देंगे हम अभी वेक्टर ए बी लिख दे रहे हैं, इक्वल टू ये वेक्टर v2 हो जाएगा इसके लिए। तो अब जाकर के ये ट्रायंगल लॉ को यूज करते हुए हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 ये होगा, और वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 जैसे ही ये आ गया, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर v21, यही डिफाइन किए थे, और इसी का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्चुअली हम इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर v21, ये मैग्नीट्यूड के लिए साइन है, और tan फाई, फाई जो डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी होगा। यहाँ पर इस डायग्राम में फाई नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर थीटा देख रहे हैं, फाई को अभी यहाँ पर नहीं लाया गया है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ये है, अब पहचाने हैं, पहले नहीं हम इसको डिस्कस किए थे। अगर डायरेक्शन जानना चाहते हैं कि इस रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो उसके लिए हमें एक बेस लाइन लेना होगा, और बेस लाइन लेने के लिए या तो हम वेक्टर v2 का लाइन हम यूज कर सकते हैं या वेक्टर v1 का हम लाइन यूज कर सकते हैं। फॉर सिंपलिसिटी हम वेक्टर v1 का लाइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ही हम यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे, और प्रोड्यूस करने के बाद इस लाइन से हम देखेंगे कि ये लाइन ए बी लाइन कितना एंगल बना रहा है, जो एंगल बना रहा है वही एंगल फाई कहलाएगा। ओके, तो उसी एंगल को हम लोग डिफाइन करेंगे tan के फॉर्म में। ठीक है, इंग्लिश के लिए हम यहाँ से यहाँ पर ले रहे हैं और हिंदी के लिए हम यहाँ से यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको प्रोड्यूस कर दें, उसके बाद देखते हैं फाई कहाँ है। तो यहाँ ओ ए लाइन को हमने प्रोड्यूस किया सी तक, ताकि बी के सामने से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया जा सके। तो बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ओ सी, हो गया। इस लाइन के साथ जो प्रोड्यूस पार्ट है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का जो ए बी लाइन है वो इंडिकेट कर रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, इसको यहाँ पर हम फाई देंगे, और इसी फाई का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यही डायरेक्शन होगा रिलेटिव वेलोसिटी का। किसके रेस्पेक्ट में? तो ये जो वेलोसिटी v1 है ऑब्जेक्ट बॉडी 1 का, उसके डायरेक्शन से, उसके रेस्पेक्ट में। क्लियर? अब चलते हैं इसको हम कैलकुलेट करने के लिए। जैसे ही हमने ये ड्रा किया, एडिशनल ड्राइंग किया, तो वैसे ही हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी बी मिल जाता है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें ए सी बी मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने ये ए बी को अभी बताया कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है वेक्टर v21। ए बी लाइन अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 विद रिस्पेक्ट टू बॉडी 1 के बता रहा है, तो वेक्टर v21 हुआ, और इसी का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड चाहिए मतलब इसी ए बी का लेंथ चाहिए। तो लेंथ निकालने के लिए हम उस डिफिनेशन का हेल्प लेंगे जो डिफिनेशन से हमने डिफाइन किया था रिलेटिव वेलोसिटी को। और दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी जाकर के इसका स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करें, और स्क्वायर वैल्यू के बाद हम उसका स्क्वायर रूट निकालें, उससे भी वैल्यू वही आता है, लेकिन हम हेल्प लेंगे उसका जिसे हमने डिफाइन किया था एज, क्योंकि वेक्टर v21 इक्वल टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, यही डिफिनेशन लिया था हमने बॉडी 2 का रिलेटिव वेलोसिटी बॉडी 1 के रेस्पेक्ट में,
उसको डिफाइन करके, तो यही डिफिनेशन लिया था। तो अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें चाहिए तो हम इसके लिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो इधर एब्सोल्यूट लिया है तो आरएचएस में भी एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा। अब इसका एब्सोल्यूट जो आरएचएस का होगा वो क्या होगा, उसके लिए अगर हमें कंक्लूड करना है तो हम याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, एक रिलेशन है उसको, वो रिलेशन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, और वो क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, इसका है ना। तो उसको यूज करते हुए हम इसको एक्सपांड कर सकते हैं। हमें ये कंपेयर करना होगा कि यहाँ पर साइन ऑफ माइनस है और यहाँ पर साइन ऑफ प्लस है। तो जो स्क्वायर टर्म्स है अंडर रूट में, ये तो खैर प्लस ही रहता है, बट जो विदाउट स्क्वायर टर्म है और वो ये है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसी का साइन जो है वो प्लस, ये प्लस है तो प्लस रहता है, और अगर ये माइनस हुआ तो ये माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस है तो उसकी जगह पर हम यहाँ माइनस लाएंगे, और तब इसके लिए हम लिखेंगे v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स वेक्टर v2 डॉट वेक्टर v1। ये हुआ, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, किसका, इस वेक्टर का, रिलेटिव वेलोसिटी का। ये मैग्नीट्यूड अगर शो कर रहा है तो आप कह सकते हैं यही v2 है, v21 है, v21 मैग्नीट्यूड को हम इससे भी शो करते हैं। तो वैल्यू हमें मिल गया, मैग्नीट्यूड मिला तो वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हम डायरेक्शन जानना चाहेंगे। अब डायरेक्शन जानने के लिए हम चूंकि कह रहे हैं कि जो फाई है एंगल, वो फाई यहाँ है, तो यही एंगल हमें बताएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, किसके रेस्पेक्ट में बताएगा, ये जो लाइन है बेस लाइन, वो ये जो प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो बताएगा। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम फाई ले रहे हैं तो tan फाई डिफाइन होगा BC बाई AC से, यहाँ पर लिख दीजिए BC बाई AC। अब BC बाई AC, ये तो हमने एडिशनल कंस्ट्रक्शन किया है ड्राइंग करके, ये तो इंफॉर्मेशन में था नहीं, तो अब हमें उसके फॉर्म में इसका रिजल्ट चाहिए जिसका इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी है, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो v1 का है, v2 का है, और इस एंगल थीटा का है। ये दोनों गिवन रहेगा, जो भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा उसमें ये दोनों तीनों गिवन रहेगा। तो अब ये गिवन रहेगा तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इन तीनों के टर्म से। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, BC को हम यहाँ पर आएंगे इन ज्योमेट्री, और ये राइट एंगल कंप्लीटली लेंगे OCB। OCB में यहां से यहां तक का लेंथ जो है वो ये क्या होगा, ये OA प्लस AC ये होगा, ये OC के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए AC, तो हमें AC चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर AC का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे OC माइनस OA करके, ये OA राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे। ठीक है, तो OC माइनस OA हो गया, बट OC हमारे लिए यहां से यहां तक है, और अब OC माइनस करेंगे तो OA को क्या है, OA जो लेंथ है वो इस वेलोसिटी v1 का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं v1, ओनली v1 मैग्नीट्यूड है इसलिए। अब OC को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, तो OC को रिप्लेस करने के लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है OB। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज कॉस को डिफाइन करता है, तो कॉस को डिफाइन करता है इसलिए जैसे b बाई एच होता है कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा है तो थीटा ही लेंगे, b बाई एच कॉस थीटा होता है। तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, h कॉस थीटा करते हैं। ठीक, h जो है यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये v2 का मैग्नीट्यूड है ना, तो v2 का मैग्नीट्यूड ही हमारे लिए h है, और इसी को हम रिप्लेस करेंगे। तो h को रिप्लेस करेंगे v2 से, और उसके बाद कॉस थीटा ले लेंगे, तो ये OC का वैल्यू हो गया, और माइनस v1 है ही है, तो AC का वैल्यू हमें मिल गया, ये AC हमें यहाँ पर मिल गया। अब रहा सवाल इस BC का, BC क्या हो सकता है, तो BC अगर हम निकालना चाहते हैं तो ये निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर है इस एंगल के लिए, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम P बाई H करते हैं तो साइन थीटा आता है। यस, तो फिर P का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, H को राइट साइड ले जाएंगे और P साइन थीटा लिखेंगे, बट H तो हम ले रहे हैं यहाँ पर इस V2 का मैग्नीट्यूड को, तो हम V2 लिखेंगे, V2 साइन थीटा। यस, तो V2 साइन थीटा लिखेंगे, तो BC का वैल्यू जो होगा वो P से दिया जाएगा, ये तो BC का वैल्यू दिया जाएगा P से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर V2 साइन थीटा, तो ये BC का वैल्यू होगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे V2 साइन थीटा बाई AC का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे V2 कॉस थीटा माइनस V1। ये हुआ tan फाई को डिफाइन करने का रिलेशन।
तो अब इसमें हमें V1, V2 और थीटा इंफॉर्मेशन रहेगा, तो यहाँ पर पुटअप करेंगे और उससे फिर सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से जो भी आएगा वो tan फाई का वैल्यू आएगा। हमने पहले भी कहा था कि tan फाई का वैल्यू आने पर हम ये कंक्लूड करेंगे कि tan में किस एंगल का वो वैल्यू आता है। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्यूट एंगल है फाई, और अगर वो वैल्यू निगेटिव आता है तो इसका मतलब होगा कि फाई ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूज हो या एक्यूट हो, बट हमें मिलेगा इसी से। ओके, अब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ गए, मैग्नीट्यूड निकलने के साथ और डायरेक्शन निकलने के साथ। इस ज्योमेट्री मेथड से जो हम निकालना चाह रहे थे, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकलने के बाद हम समझ गए रिलेटिव वेलोसिटी को। अब इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने कोऑर्डिनेट मेथड से भी जान लिया और सिंपल ज्योमेट्री मेथड से भी जान लिया। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली रियलाइज करने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे और उसको वर्कआउट करेंगे, और फिर उसके साथ ही जस्टिफाई भी करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को और इनहेंस भी करेंगे। लेट्स प्रोसीड। तो ये है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। अब तक जो भी हमने रिलेटिव वेलोसिटी पर डिस्कशन किया, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या हो, चाहे वो सिंपल ज्योमेट्री से क्या हो, लेकिन जो भी डिस्कशन किया उसको रियलाइज करने के लिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है? टू ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड. When he increases his speed to 6 km per hour, it appears to meet him at an angle of 30 degree with the downward vertical. Find the real direction and the speed of the rain. मतलब किसी व्यक्ति के लिए जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, वर्षा की बूंद ठीक ऊर्ध्वाधर रूप से गिरती प्रतीत होती है। जब वह अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है, तो अब वर्षा नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा से 30 डिग्री के कोण पर गिरती प्रतीत होती है। वर्षा की वास्तविक दिशा और चाल ज्ञात करें। दोनों लैंग्वेज में जो क्वेश्चन लिखा है उसको पढ़ने के बाद हम जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो यही है कि एक आदमी जैसे मेरे आप तरह जो चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, जब बारिश हो रही होती है उसमें, तो लगता है उसको कि बारिश ठीक उसके ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। अब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसके बाद क्या करता है वो मैन या हम आप में से कोई, कि वो अपने स्पीड को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, और 3 के बजाय अब 6 किलोमीटर पर आवर कर लेता है। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब वो कर लेता है, तब क्या पाता है? तब वो पाता है कि अब बारिश की बूंदें ठीक ऊपर से नीचे की तरफ उसके ऊपर नहीं गिरती हुई लगती हैं। अब लगती है कि जो ऊपर से नीचे का डायरेक्शन जो है उसके साथ 30 डिग्री के कोण पर आती हुई गिर रही है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट मेथड से इसे डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम सिंपल ज्योमेट्री मेथड से इस पर डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं वो यहाँ पर मैंने ड्रा किया है। यहाँ पर लिया है पॉइंट ओ, इनिशियल पॉइंट, मैन का जो चलने का पोजीशन है, स्टार्टिंग पॉइंट ये लिया है ओ। यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। तो जब वो मैन यहाँ से चल करके यहाँ ए पर पहुंचता है फर्स्ट केस में, तो वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है मान लीजिए। तो ये 3 किलोमीटर पर आ गया यहाँ ए पोजीशन को। यहाँ पर आने के बाद देखता है कि जो वर्षा की बूंद, जो रेन ड्रॉप उसको यहाँ पर मिला होगा, वो रेन ड्रॉप इस लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पर बी पोजीशन पर पहुंचता है। तो ये बी पॉइंट पर जैसे ही रेन ड्रॉप पहुंचता है, वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि ओबी लाइन जो हुआ वो रेन ड्रॉप के लिए वेलोसिटी को दर्शाएगा। तो हम यहाँ पर इसे वी आर मान लेते हैं। और अब ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पर बी, इसको हम ए से ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट जो होगा, यहाँ मैन का पोजीशन है और यहाँ रेन ड्रॉप का, तो रेन का रिलेटिव वेलोसिटी होगा मैन के रिस्पेक्ट में, ये लाइन दर्शाएगा। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी को अगर दर्शा रहा है तो यही हो गया वी आर एम केस 1 में। सेकेंड केस में क्या है कि वो 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड कर लेता है। तो जब 6 किलोमीटर पर आवर का कर लेता है तो 1 यूनिट टाइम या 1 आवर में वो यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुंचता है। सपोज कर लीजिए कि ये पोजीशन ए डैश है, तो ये 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने पर अब वो पाता है कि जो रेन ड्रॉप इसको यहाँ पर ठीक ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, अब वही रेन ड्रॉप इस डायरेक्शन से आता हुआ और गिरता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्शन जो है, इसका ये रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, इसका रेन ड्रॉप का। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया और ये लाइन जो है उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये किस एंगल पर आ रहा है?
ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि ये आता हुआ रेन ड्रॉप या रेन, ठीक, डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पर दिख रहा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल शो किया गया है। अब सवाल ये है कि जो रेन ड्रॉप ये दो केस में अलग अलग डायरेक्शन में आकर के उस पर गिरता हुआ दिख रहा है, एक्चुअली वह किस डायरेक्शन से गिर रहा था, ये सवाल ये है। तो एक्चुअली वह इस डायरेक्शन से आ रहा था, तो अब ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है ये हम जानेंगे कोऑर्डिनेट मेथड से। और वो एक्चुअल डायरेक्शन जानने के लिए यहाँ इस एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव डायरेक्शन हो रहा है उससे यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे, और एंगल बनाने के बाद ये जो एंगल बनेगा वो थीटा होगा, और यही थीटा हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो दो पोजीशन पर अलग अलग रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन दे रहा है, ये यहाँ पर भी एंगल बन रहा है, यहां से यहां तक एक एंगल यहां से यहां तक बनेगा। फर्स्ट केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो यहां से यहां तक एंगल बनाएगा। ये एंगल कितना बनाएगा, तो ये एंगल जो बनाएगा इस डायग्राम से क्लियर है कि 180 प्लस 90 270 डिग्री का होगा, तो ये 270 डिग्री का हुआ। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ होगा, एक्स एक्सिस को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, और अब इधर से इस लाइन के लिए एंगल कितना होगा ये लेते हैं, तो इस लाइन के लिए एंगल यहां से जब लेंगे तो ये एंगल बनेगा, ये एंगल कितने का होगा, तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जब हम ये एंगल मेजर करेंगे तो हमें मिलेगा कि 30 को माइनस कर दीजिए इस 270 में, कितना आएगा 240, तो ये 240 का एंगल मिलेगा। तो यहाँ पर फाई 1 हुआ जी फर्स्ट केस में, और यहाँ पर फाई 2 हुआ रिलेटिव वेलोसिटी के लिए एंगल का, ठीक है, वैल्यू। तो ये दो केस में रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। लेकिन हमें तो मालूम करना है इनिशियल कंडीशन में, माने ओरिजिनली जो थीटा था रेन ड्रॉप के लिए वो कितना था, तो वो एंगल हम यहाँ पर दिखला रहे हैं थीटा से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हर जगह हम ले रहे हैं ग्राउंड को, और ग्राउंड को हम मान रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, कीप इन माइंड। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अब प्रोसीड करेंगे। हाँ, प्रोसीड करने से पहले यहाँ पर जो ये 3 का डिस्टेंस दिखला रहे हैं, इस पोजीशन ए को हम दिखला सकते हैं कोऑर्डिनेट में 3 और 0 ये करके दिखला सकते हैं, यस। और ए डैश को हम दिखला सकते हैं कैसे, 6 और 0 इससे, क्लियर। इस बी को क्या पोजीशन दे सकते हैं, अब ये बी जो है ना तो पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस के अलोंग है और ना ही पर्टिकुलरली वाई एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि एक्चुअली ये इस लाइन से आ रहा है, तो इसका पोजीशन है ये। तो ऐसे केस में हम कंबाइंड वे में देख लाते हैं, और ये कंबाइंड वे मान लीजिए कि इसका एक्स और वाई है, तो ये वी आर जो है वेलोसिटी के लिए इस एक्स वाई के टर्म में जो वेक्टर फॉर्म लेगा वो एक्स आई कैरेट और प्लस वाई जे कैरेट ये लेगा। तो अब इन सभी इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे ये जो डायरेक्शन दिखला रहे हैं थीटा उसको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और ये जो लेंथ होगा इस लाइन का रेन का वेलोसिटी है होगा वो उसको फाइंड आउट करने के लिए। ओके, इसके लिए ये स्पेस जो विंड रिवर्सन क्वेश्चन के लिए है इस स्पेस को हम यहां से रिमूव करते हैं। फ्रॉम द फिगर शोन दिए गए चित्र से हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वीएम मैन का वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ मैन कितना हो जाएगा, इस पोजीशन को देखते हुए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर फॉर्म लेगा वो डायरेक्टली 3i कैरेट ले लेगा, 3i कैरेट हो गया, और वी आर रेन का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो यहाँ पर xi प्लस वाई जे कैरेट हो गया। अब इन दोनों के हेल्प से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसलिए वी आर एम वेक्टर कितना हो जाएगा, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर ये। तो अब इस एक्स आई कैरेट में से 3i कैरेट को माइनस करेंगे और तब लिखेंगे x माइनस 3 टाइम्स आई कैरेट और प्लस वाई जे कैरेट। यहाँ पर तो y है नहीं कि हम माइनस करें उसमें, ठीक है। तो अब माइनस करने के बाद अब ये वेक्टर फॉर्म हो गया इस रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इसी से हम जो इसका डायरेक्शन बन सकता है रिलेटिव वेलोसिटी का वो हम फाइंड आउट करेंगे, और इसी से हम इस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करेंगे। बट मैग्नीट्यूड से हमें कोई काम नहीं है, ये जो लेंथ कितना है इससे हमें अभी इसका कोई काम नहीं है। हाँ, इसके डायरेक्शन से हमें काम है, जो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो एंगल बनता हुआ है दिख रहा है ये 270 डिग्री का दिख रहा है, और केस 1 में रिलेटिव वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन है तो फाई 1 है, tan फाई इक्वल टू जो होगा y बाई एक्स माइनस 3 होगा। तो फाई को अब हम रिप्लेस करेंगे tan 270 डिग्री से, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे देंगे, ठीक। अब इसके बाद 270 डिग्री tan में वैल्यू होता है इन्फिनिटी का, तो इन्फिनिटी का होता है नेगेटिव इन्फिनिटी, बट इन्फिनिटी ही तो है।
तो इन्फिनिटी है तो इसलिए हम यहाँ पर इसे रिप्लेस कर सकते हैं 1/0 से। तो 1/0 से अगर रिप्लेस करें, माइनस भी दे दें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये -1/0 कर लेते हैं तो y/x-3। इन सिंप्लीफिकेशन x-3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर ऑल हमें रिजल्ट मिलेगा x-3 इक्वल टू 0 का, और ये हमें रिजल्ट देगा वैल्यू x इक्वल टू 3 का। तो जो x हमें अभी तक नोन नहीं था, अननोन था, इस बी पोजीशन के लिए x हमें अननोन था, तो वो अब x का वैल्यू नोन हो गया 3। अब पोजीशन के लिए एक पार्ट तो मिल ही गया हमें, ओनली अब y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। y के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम केस 2 यहां से यहां तक में चलेंगे। ओके, इन केस 2 में हम क्या लेंगे, जो केस 1 में था मैन का वेलोसिटी 3 कैरेट से, तो इसलिए था कि यहाँ पर पोजीशन 3 और 0 था, लेकिन अब केस 2 में मैन का पोजीशन आ रहा है 6 0, तो फिर 6 कैरेट होगा मैन का वेलोसिटी के लिए। तो इसलिए Vm अगर हम लेंगे तो ये 6 कैरेट का होगा, और ये जो पोजीशन है वेक्टर Vr के लिए xi कैरेट प्लस yj कैरेट, ये तो एज इट इज रहेगा ही, xi कैरेट प्लस yj कैरेट। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि Vrm इक्वल टू x-6 i कैरेट और प्लस yj कैरेट, इतना। अब यहाँ पर x का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट कर रखा है 3, वो रख देते हैं, और तब 3 - 6 कितना हो जाएगा, 3 - 6 करते हैं तो -3 आता है, तो यहाँ पर -3 हम लेते हैं, -3 i कैरेट प्लस yj कैरेट, ये लिख लेते हैं। अब इस x इक्वल टू 3 की जरूरत नहीं रही। देयरफॉर अब ये रिलेटिव वेलोसिटी का सेकंड केस में ये वेक्टर फॉर्म हो गया, तो इसमें भी हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में कितना है हमें इंफॉर्मेशन में नहीं दिया हुआ है। हाँ, किस डायरेक्शन पर ये इंसिडेंट हो रहा है, फॉल कर रहा है, वो दिया हुआ है, तो हमें उसी की जरूरत है, और ये डायरेक्शन है एंगल 240 डिग्री से दिया जा रहा है, तो इसलिए tan phi 2 हम कहेंगे। तो tan phi 2 निकालेंगे अगर तो y/-3 करेंगे, और इस phi 2 को अब रिप्लेस करेंगे tan 240 डिग्री डायरेक्ट लिखिए, या 240 डिग्री को आप स्प्लिट कर दीजिए, यहां से यहां तक 180 लिख करके, यहां से यहां तक जो 60 आ रहा है या बच रहा है उसको, तो 180 ही हम लिखते हैं, तो 180 प्लस 60 ये, और 180 प्लस 60 लिखने पे हमें ये रिकॉल होता है कि tan 180 प्लस थीटा tan थीटा से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हम tan 60 डिग्री से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो अब y/-3 इक्वल होगा tan 60 डिग्री के। अब इस इक्वेशन से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, देयरफॉर y/-3 इक्वल टू tan 60 डिग्री का मतलब √3। तो y/-3 अगर √3 के इक्वल हो रहा है तो इससे y का वैल्यू मिल जाएगा। y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -3 को राइट साइड लाएंगे, जो -3 टाइम्स √3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हमें मिल गया। अब इस y के वैल्यू से और इस x का वैल्यू जो हमने यूज किया था 3, उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इस Vr वेक्टर को। तो इसलिए Vr वेक्टर जो है वो xi कैरेट प्लस yj कैरेट, इससे हमने प्रोसीड करना शुरू किया था, तो x का वैल्यू हम यहाँ पर देंगे 3i कैरेट प्लस y का वैल्यू यहाँ देंगे -3√3j कैरेट। तो ये वेक्टर फॉर्म आने के बाद यही फॉर्म हमें इस रेन ड्रॉप का, जो रेन का डायरेक्शन है और जो इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, वो दोनों का इंफॉर्मेशन हमें दे देगा। इसके लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड और एंगल tan थीटा से डिफाइन करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर करेंगे। इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर r यानी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इस कोएफिशिएंट का और इस कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर करेंगे और -3√3 इसका स्क्वायर करेंगे, इससे हमें क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और इसका वैल्यू 27 हो जाता है, तो 9 + 27 36 और 36 का स्क्वायर रूट 6, तो 6 हो गया। तो रेन ड्रॉप का स्पीड जो आया वो 6 आया जी, चाल उसकी आई वर्षा के 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आया इतना किलोमीटर पर आवर हम लिख देंगे। और डायरेक्शन क्या रहा, तो डायरेक्शन के लिए फिर हम यहाँ पर ये थीटा को डिफाइन करने चलेंगे, tan थीटा को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ y है ये -3√3 और x है ये 3, तो यहाँ लिखेंगे
3√3/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो अब ये tan थीटा हमें इक्वल होगा -√3 के। इससे हम कंक्लूड करते हैं कि थीटा कौन सा एंगल हो सकता है जिसके लिए tan वैल्यू -√3 होगा। तो ये हमें रिकॉल होता है 120 डिग्री के लिए। 120 डिग्री के लिए होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू हमें 120 डिग्री मेंशन करना है। और ये करने के बाद हम कह सकते हैं कि अब जिस डायरेक्शन की हमें तलाश थी रेन ड्रॉप के लिए, वो डायरेक्शन हमें मिल गया। तो ग्राउंड से 120 डिग्री एंगल बनाता हुआ ये एक्चुअली ये फॉल कर रहा था, गिर रहा था। ठीक है, ये पता चल गया, तो ये भी इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये कंप्लीट क्वेश्चन का ही आंसर हो गया, वर्कआउट कर लिया हमने। तो हमने देख लिया कि इस कोऑर्डिनेट मेथड से इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे वर्कआउट करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमने गेन कर लिया। अब हम प्रोसीड करते हैं सिंपल ज्योमेट्री मेथड से इसी प्रॉब्लम को वर्कआउट करने के लिए। लेट्स प्रोसीड। सेकेंड मेथड से इस प्रॉब्लम को वर्कआउट करने के लिए हम प्रोसीड करेंगे इसी फिगर में, हम थोड़े चेंजिंग के साथ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट था मैन के लिए और रेन के लिए, ये तो रहेगा एज इट इज, और इसलिए ये लाइन जो सेगमेंट है ये भी रेन के लिए वेलोसिटी को शो कर रहा है, और ये जो लाइन सेगमेंट है यहाँ पर ए पोजीशन तक, ये मैन के वेलोसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो ओ से ए डैश तक का लाइन सेगमेंट है, ये भी मैन के वेलोसिटी को शो कर रहा है, बट ये सेकंड केस में कर रहा है, ये फर्स्ट केस में कर रहा था। ये जो लाइन है ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये शो कर रहा है फर्स्ट केस में, और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन शो कर रहा है सेकंड केस में। अब इन सबको हम ऑलरेडी समझे हुए थे, फिर भी मैंने यहाँ पर रिपीट किया। अब यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं। ये एंगल जो 30 डिग्री है, ये हमें बता रहा है कि ये एंगल जो बनेगा ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा? 60 डिग्री का। तो हम 60 डिग्री को यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये एंगल 60 डिग्री का बना, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक? ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो 180 माइनस थीटा से हम चलेंगे, ये प्रोसीड करेंगे। ये 180 माइनस थीटा से प्रोसीड करेंगे, और इसके बाद हम एक बार इस ट्रायंगल में चलेंगे और एक बार इस ट्रायंगल में चलेंगे। केस वन में जब हम इस ट्रायंगल को लेकर चल रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है, और इस एंगल के लिए यह बेस है, और यह परपेंडिकुलर है, और यह हाइपोटेन्यूज है। तो इसका वैल्यू हमें मालूम हो ना हो, ऐसे तो नहीं है, तो इसका वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, अननोन है ये, बट यहां से यहां इसका वैल्यू तो हमें मालूम है। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कितने का बन रहा है? अगर ये एंगल 270 डिग्री का है, तो नेचुरली ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसके लिए यह जो बेस है वो फाइंड आउट किया जा सकता है डायरेक्टली। कैसे? कॉस थीटा का यूज करके। तो कॉस थीटा का जब हम यूज करेंगे तो b बाई एच इक्वल टू कॉस थीटा करेंगे, लेकिन थीटा यहाँ पर कौन है? थीटा तो 180 माइनस थीटा है, तो थीटा 180 माइनस थीटा हम यूज करेंगे। और b कौन है? अब b यहाँ पर जो है वो v मैन के लिए है, वेलोसिटी ऑफ मैन के लिए है। तो यहाँ से यहाँ 3 है, तो 3 हम दे देंगे b का वैल्यू, तो b का वैल्यू 3 हो जाएगा। और h कौन है? तो ये vr है, vr का एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, vr। तो vr इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसलिए 3 इक्वल टू माइनस वी आर कॉस थीटा ये होगा। तो यही हम यहाँ पर पुटअप करेंगे, इससे हम वी आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। -3 बाई कॉस थीटा करके -3 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा को आरएचएस से लेफ्ट साइड लाएंगे, तो ये वी आर को डिफाइन करेगा, और ये -3 बाई कॉस थीटा को डिफाइन करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली वी आर इक्वल टू -3 बाई कॉस थीटा ले लिया। अब उसके बाद इस पूरे ट्रायंगल में ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 180 माइनस थीटा का, तो ये एंगल कितने का होगा? इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए इस ट्रायंगल में एक एंगल ये, एक एंगल ये, दोनों एंगल का सम जो होगा उसको माइनस करेंगे 180 में, तब कहीं जाकर के ये एंगल फाइंड आउट होगा। तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं वो काम। 180 माइनस थीटा प्लस 60 डिग्री, ये कितना आएगा? ये ब्रैकेट को रिमूव कीजिए और तब लिखिए 180 कैंसिल, तो क्या आएगा? थीटा माइनस 60 ये आएगा। तो ये एंगल आया थीटा माइनस 60 का। तो इस पूरे ट्रायंगल में
अब एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल प्रॉपर्टी, त्रिभुज का गुण, उसको हम अप्लाई करेंगे। वो क्या है वहां पर यहाँ मेंशन कर देते हैं। ये है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये है, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में 3 साइड और 3 एंगल तो होंगे ही, तो जो एंगल ए लेंगे उसके सामने का साइड भी ए लेंगे, लेकिन उस ए को जो साइड के लिए होगा स्मॉल ए से शो करेंगे। तो एंगल कैपिटल ए से और साइड स्मॉल ए से। इसी तरह से अदर्स के लिए भी। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, इसका रिजल्ट होगा। यही प्रॉपर्टी है और इसी का यूज हम इस ट्रायंगल के लिए करेंगे। इस ट्रायंगल के लिए करेंगे तो अब हम कंपेयर करते चलेंगे। ए डैश यहाँ जो ले रहे हैं इसके सामने का साइड ये हो रहा है, तो इसका वैल्यू तो हमें चाहिए, तो हम इसको मेंशन करेंगे भी। और आएंगे अब केस 2 में, तो यहाँ पर केस 2 हम मेंशन करते हैं। इसका रिजल्ट नंबर 1 दे करके, इसका इक्वेशन नंबर 1 दे करके अब हम इस ट्रायंगल में आएंगे इस प्रॉपर्टी को होल्ड कराने के लिए। केस 2 में जब इस ट्रायंगल में आ रहे हैं तो इस एंगल 60 डिग्री के लिए साइड बन रहा है OB, और OB का जो लेंथ हम लेंगे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन के लिए, तो VR होगा। तो VR बाय साइन 60 डिग्री ये होगा इक्वल टू अदर एंगल जो B है, इसके लिए हम जो साइड लेंगे वो ये लेंगे O से A डैश तक का, और ये 6 है तो हम 6 बाय साइन, ये जो B एंगल कितना नहीं है थीटा माइनस 60, इसको लेंगे और इसको इक्वल करेंगे फिर किसके, तो ये जो एंगल है 180 माइनस थीटा और इसके सामने का ये साइड इसके साथ। तो VRM हम यहाँ पर लिख करके इसका मैग्नीट्यूड लेकर के अगर हम लें तो साइन 180 माइनस थीटा इसको हम लेंगे। अब इस इक्वेशन में हम इस रिलेशन, इन दोनों रिलेशन का यूज करेंगे, इसको अभी हम ड्रॉप करते हैं। इस रिलेशन को लेकर प्रोसीड करने पर VR बाई साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। √3/2 हम यहाँ पर √3/2 यहाँ पर लेकर चलेंगे और यहाँ पर 6 बाई साइन थीटा माइनस 60 डिग्री ये होगा। अब इसको हमें प्रोसीड करना है, साथ ही यहाँ पर थीटा और VR दोनों ही अननोन क्वांटिटी है, इस वजह से इस इक्वेशन को सोल्व करना डिफिकल्ट होगा। इसे इजी बनाने के लिए यहाँ पर से VR का जो वैल्यू है थीटा के टर्म में, उससे हम इस VR को रिप्लेस करेंगे। तो अब ये इक्वेशन आएगा यहाँ -3 बाय कॉस थीटा टाइम्स √3/2। और डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस 60 डिग्री है, तो ये हम साइन A माइनस B पर एक्सपैंड करेंगे। साइन थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री में चेंज होगा। साइन थीटा का वैल्यू एज इट इज रहेगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और यहाँ पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो इन सभी वैल्यूज को रखने के बाद हाफ साइन थीटा माइनस √3/2 कॉस थीटा इसका आएगा, और यही वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो हाफ जो आ रहा है ये 1/2 करके, तो इसको तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हाफ कॉमन ले लिया, तो अब रहा अंडर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन √3 के साथ, तो साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा। अब ये 2 और यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करेंगे और फिर -3 को हम ले आकर के इस टर्म से जो यहाँ पर देख रहे हैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने में साइन थीटा जो आएगा माइनस में आएगा, ठीक, लेकिन इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस होगा, तो प्लस 3√3 कॉस थीटा ये होगा और इक्वल टू, अब क्या होगा कॉस थीटा √3 के साथ जो है वो ये इससे मल्टीप्लाई होने जाएगा, तो 6√3 कॉस थीटा ये आएगा। अब यहाँ पर से फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, तो इस 3 और 3 को कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद फिर लिखेंगे √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 6√3 कॉस थीटा। 3 2 जा 6, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। अब कैंसिल हो रहा है तो √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2√3 कॉस थीटा ये आया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए √3 कॉस थीटा को राइट साइड ले जाएंगे और लेफ्ट साइड में रहेगा माइनस साइन थीटा
राइट साइड में जाकर के होगा 2√3 cos थीटा माइनस √3 cos थीटा। इससे माइनस साइन थीटा राइट साइड में माइनस साइन थीटा इक्वल होगा राइट साइड में 2√3 में से √3 माइनस करेंगे तो सिंगल√3 cos थीटा के इक्वल होगा। अब यहाँ पर माइनस साइन लाएंगे राइट साइड और cos थीटा को लाएंगे लेफ्ट साइड, तो साइन थीटा बाई cos थीटा और इक्वल टू माइनस √3। नेचुरली साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा में कन्वर्ट होगा। अब इससे हम tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब tan थीटा माइनस √3 जो इक्वल हो रहा है, अब हम ये सोचेंगे ये वैल्यू tan के नाम पर किस एंगल के लिए आता है। तो ये एंगल चूंकि निगेटिव है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ये 120 के लिए आएगा। 120 के लिए आएगा तो थीटा इक्वल टू डिफाइन होगा 100, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री हो गया। अब 120 डिग्री हो गया तो यही वो डायरेक्शन हुआ जो रेन ड्रॉप का एक्चुअली था, है ना। यही थीटा हम लिए थे एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री, और यही आंसर आया था कोऑर्डिनेट मेथड से जब हमने वर्कआउट किया था उसमें भी। तो ये जस्टिफाई हुआ। इस जस्टिफिकेशन के साथ जिसमें डायरेक्शन ऑफ रेन आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से 120 डिग्री। अब इसके साथ हम इसको यूज करेंगे इस रिलेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में वी आर के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, यहां थीटा का वैल्यू पुट अप करके रिलेशन नंबर 1 से वी आर इक्वल टू -3 बाई cos थीटा होना चाहिए था थीटा, बट अब इस थीटा को रिप्लेस करेंगे इस एंगल 120 डिग्री से, तो 120 डिग्री यहां पर लेंगे। इसके साथ सिंपलीफिकेशन में cos 120 डिग्री का वैल्यू आता है -½ यानी -1/2। तो अब इसको माइनस माइनस को कैंसिल करके सिंपलीफाई करेंगे और आएगा 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 का मतलब ये हुआ वी आर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आएगा। ठीक है, तो रेन ड्रॉप का स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर का है और डायरेक्शन क्या है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री से। ये डायरेक्शन ऑफ रेन हमें मिल गया और स्पीड ऑफ रेन भी हमें मिल गया। इस डायरेक्शन को बताने का, एक्सप्रेस करने का एक और वे हो सकता है, अगर हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में दें, ये एंगल जो मैन के बिहाइंड मिलेगा इसके रेस्पेक्ट में दें तो एंगल कितना हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल 120 हो रहा है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो इसका आंसर करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं रेन फॉल्स ऑन द मैन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम बिहाइंड हिम, है ना। उसके पीछे से, मतलब व्यक्ति के पीछे से 60 डिग्री के कोण पर वर्षा गिर रही है। किस स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो ये हमें ज्योमेट्रिकल मेथड से आंसर मिल जाता है स्पीड और डायरेक्शन का वैल्यू का। अब हम इसी को सिंपलीफाई करने के लिए इसी डायग्राम में हम एक और कॉन्सेप्ट, एक और आइडिया का हेल्प ले सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा, उसको हम प्रोसीड नहीं करूंगा। तो थर्ड मेथड में हम उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए डैश, और ए बी को हम रिप्लेस कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर एम से, तो वी आर एम ये, और बाई ए डैश जो अभी मैंने बताया कि इस 6 में इस 3 को माइनस करने से आएगा 3 आएगा उस 3 से। अब यहां पर हम लेते हैं ये tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू तो √3 होता है, √3 दे दीजिए, √3 ये हो गया। तो वी आर एम इक्वल टू 3, इस वी आर एम का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 इंटू √3 करना पड़ेगा, 3√3 ये हो जाएगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का वैल्यू हुआ 3√3 मैन के रेस्पेक्ट रेन का। अब उसके बाद एक्चुअली हमको इस एंगल को फाइंड आउट करना था और हम इसका हेल्प लिए। तो एक रिलेशन ये हमें जो मिला हुआ है वो, और एक रिलेशन हमें ये जो मिल रहा है ये, हम इस दोनों को फिर यहाँ पर गेट टुगेदर करेंगे और देखेंगे ये जो हमारे लिए है ओ ए, ये मैन का स्पीड है और ये वी आर एम का स्पीड है। तो ये इस ट्रायंगल में भी इन्वॉल्व है और इस ट्रायंगल में भी इन्वॉल्व है, इसलिए हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू वी आर एम बाई वी एम, और वी आर एम का वैल्यू 3√3 और वी एम का वैल्यू 3। इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दीजिए। 3 को 3 से कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट है वो √3 का है। तो ये tan 180 माइनस थीटा का वैल्यू आया √3। तो tan थीटा जहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है ये माइनस tan थीटा में कन्वर्ट होने वाला है।
तो माइनस टेन थीटा में इसे हम कन्वर्ट करेंगे और हम पाएंगे √3। तो इससे टेन थीटा कितना आएगा? टेन थीटा आएगा माइनस √3। तो इससे भी हमें क्या वैल्यू मिलेगा? थीटा का वैल्यू इससे भी वंस अगेन 120 डिग्री का मिलेगा। तो ये वैल्यू इस रिलेशन से भी आ गया, इस मेथड से भी आ गया। अब इस मेथड का नाम भले ही थर्ड मेथड का दिया गया है, लेकिन ये डायग्राम हमें इस तरह से भी सोचने का आइडिया तो दे ही देता है। ठीक है, अब इसके जरिए से, इस एंगल के जरिए से फिर यहाँ से रिलेशन 1 को यूज करते हुए हम वी आर के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मैं ये नहीं करूंगा। ये काम अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप कर लें प्लीज। हाँ, यहां पर से अब हम आएंगे उस पॉइंट पर जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रिलेटिव वेलोसिटी को जो 2 डायमेंशन से इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम इसे 1 डायमेंशनल में रिड्यूस करेंगे। यानी 1 डायमेंशनल मोशन में भी रिलेटिव वेलोसिटी को हम डिस्कस करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन किस तरह करते हैं उसको अब यहां पर मेंशन करेंगे और उसके बाद इस क्लास को आज कंक्लूड करेंगे। ये है अंडर रिमार्क्स पॉइंट नंबर 1, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तब रिलेटिव वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें यहाँ पर समझना है। इसके लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन था उसको हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं। ये है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन जो आया था। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में जो वेक्टर v2 और वेक्टर v1 का ये डॉट प्रोडक्ट शो कर रहा है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डेफिनेशन दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है उसके हेल्प से। वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो ए बी कॉस थीटा से दिया जाता है। ठीक है, तो इसके हेल्प से यह ए और बी जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो हम यहाँ पर जो वेक्टर v2 और वेक्टर v1 है इसका मैग्नीट्यूड यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर और 2 टाइम्स v2 v1 cos थीटा। तो अब ये जो थीटा है वो थीटा क्या है? वो थीटा यहाँ पर थीटा जो आया है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल के लिए आया है, तो वही एंगल वहां है, वेक्टर v1 और वेक्टर v2 के बीच का एंगल। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन के लिए, रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन के लिए जो रिजल्ट है वो दिया जाता है tan फाई से v2 sin थीटा बाय v2 cos थीटा माइनस v1, यही है एक्सप्रेशन, इसी से डायरेक्शन दिया जाता है। अब हम इसी का यूज करेंगे इस केस में। ठीक है, देयरफॉर तो v21 इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां पर मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर देता हूं। थीटा जब 0 डिग्री होगा तो हमें मिलेगा क्या? cos थीटा cos 0 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और sin थीटा sin 0 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा वो v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस v2 v1, और ये जो 1 है वो वहां पर रिप्लेस करेंगे cos थीटा को, तो यहाँ पर लाने पे इसका जो प्रोडक्ट रहेगा, जो v2 और v1 के साथ इसका प्रोडक्ट है cos थीटा का, वही प्रोडक्ट रह जाएगा जो यहाँ पर 2v2 v1 है। तो 2v2 v1 को हम एज इट इज रहने दिए। और अब ये जो है एक्सप्रेशन ये रिकॉल करा रहा है हमें एक फॉर्मूला v2 माइनस v1 के होल स्क्वायर के लिए। तो इस होल स्क्वायर का इस स्क्वायर रूट से रिमूवल हो जाएगा और इसलिए हम फाइनली लिख सकते हैं v21 इक्वल टू v2 माइनस v1। तो डायरेक्ट जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसका डिफरेंस यहाँ पर दे रहा है रिलेटिव वेलोसिटी को। तो ये डिफरेंस जो होगा वो इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ जो भी वेलोसिटी है और ये यहाँ से यहाँ जो भी वेलोसिटी है उसका डिफरेंस होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ही होगा। यस, फॉर एग्जांपल अगर हम ये v2 का जो वेलोसिटी है उसको मान ले 15 मीटर पर सेकेंड और ये जो v1 है इसको मान ले 10 मीटर पर सेकेंड, तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमको जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मिलेगा वो 15 माइनस 10 करने से मिलेगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड का आएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड का होगा। तो ये तो हमें मैग्नीट्यूड मिल गया रिलेटिव वेलोसिटी का। डायरेक्शन क्या होगा ये भी देखना होगा। डायरेक्शन जो रिलेटिव वेलोसिटी का है उसको जानने के लिए हम यहाँ पर इस रूल का, इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। तो इसलिए tan फाई इक्वल टू v2, अब यहाँ पर sin थीटा है, sin थीटा का मतलब हम sin 0 से रिप्लेस करेंगे उसको और ये 0 है, तो अब 0 है तो यहीं पर मैं कह दूं कि v2 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये जो वैल्यू है
ये तो cos 0 होगा तो 1 होगा, ठीक है, ये 1 होगा, तो V2 माइनस V1 होगा। तो V2 माइनस V1 का वैल्यू चाहे जो भी हो जी, नॉन जीरो में चाहे जो भी हो, अब उसके बाद इसके जीरो रहने की वजह से ये तो कंप्लीट वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो कंप्लीट वैल्यू जीरो आ जाएगा तो tan फाई का वैल्यू यहां पर भी हम कंप्लीट वैल्यू जीरो लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं। तो अब उसका जो रिजल्ट है जीरो, वही यहाँ पर tan फाई का वैल्यू दे दिया। तो अब हमें ये देखना होगा कि फाई कौन सा एंगल के लिए tan का वैल्यू जीरो देता है। तो tan में ये tan जीरो के लिए ही जीरो होता है। तो इसके माने ये हुआ कि फाई जो है वो 0 डिग्री होगा। तो इसके माने ये हुआ कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा किसका, बी का ए के रेस्पेक्ट में, वो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में दोनों जा रहा है। ओके, ठीक है। और वैल्यू क्या हुआ ये तो हमने देख ही लिया, 5 मीटर पर सेकेंड का। तो ये पॉइंट नंबर 1 था अंडर रिमार्क्स। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। अगर ये ए जो राइट साइड जा रहा है, राइट साइड नहीं जा करके लेफ्ट साइड चला जाए, तब क्या होगा, तब तो फिर अपोजिट कहलाएगा। तो वैसे केस में कितना का एंगल बनेगा, एक ही लाइन पर दो ऑब्जेक्ट अपोजिटली हो तो दोनों के बीच का एंगल हम क्या मेजर करते हैं, 180 डिग्री। तो 80 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। जो हम अपोजिट केस को डिस्कस करेंगे अंडर रिमार्क्स पॉइंट नंबर 2। अभी ये 1 है, इसको चेंज करेंगे। तो जो अंडर रिमार्क्स पॉइंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, उसमें एक बॉडी राइट साइड जा रहा है लेकिन दूसरा बॉडी लेफ्ट साइड जा रहा है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो वैसे केस में ये जो बॉडी 2 था वो राइट साइड में जा रहा था और हमने बॉडी 1 को लेफ्ट साइड दे दिया। तो लेफ्ट साइड देने से अब इसका कंबाइंड फॉर्म ये हुआ। कंबाइंड फॉर्म में अब हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट से एक इधर और एक इधर है, दोनों अपोजिट है। तो दोनों अपोजिट है तो ये 180 डिग्री का एंगल शो हो रहा है। ओके, अब रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखना हो बी का ए के रेस्पेक्ट में, तो क्या देखेगा, तो ए के पोजीशन से वो यहाँ पर बी का पोजीशन को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट ही इसका रिलेटिव वेलोसिटी डिस्क्राइब कर देगा। कितना होगा, अब कितना होगा ये तो हम यहाँ रिजल्टेंट जब हम इस रूल को, इस एक्सप्रेशन को यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे, उससे पता चलेगा। लेट्स डू इट। तो इस केस में जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो यहाँ पर जो cos थीटा है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, और यहाँ जो आने वाला है sin थीटा उसका 180 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू होता है 0। तो अब इन वैल्यूज को हम यहाँ और यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और फिर इनके वैल्यूज को जो एक्सप्रेशन देगा वो हमें फाइंड आउट करेंगे। तो ये V21 है, V21 के लिए हम यहाँ देंगे तो V21 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर प्लस ये जो साइन ऑफ माइनस है, इस माइनस के लेने से यहाँ पर -1 जो लेंगे, -2 V2 V1 है और -1 है, तो ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसलिए 2 V2 V1 आएगा, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो है वंस अगेन एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो कन्वर्ट हो रहा है तो अब इसको कन्वर्ट करने के बाद इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से रिमूव करेंगे, रिजल्ट आएगा V2 प्लस V1। डायरेक्ट आ गया, ये डायरेक्ट आया, मतलब अगर अपोजिट जा रहा है तो इनके एक्चुअल वेलोसिटीज का डायरेक्टली सम ही रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा इसको भी पता कर लें। डायरेक्शन के लिए हम यहां चलेंगे एंड tan फाई इक्वल टू, चूंकि साइन 180 डिग्री 0 आया है तो ये तो 0 होगा वंस अगेन, लेकिन ये वैल्यू, अब ये वैल्यू V2 माइनस V1 होगा कि -V2 माइनस V1 होगा, ये cos 180 -1 की वजह से -V2 माइनस V1 होगा, है ना। तो उसको एज इट इज रहने दीजिए, बट ये 0 है इसलिए रिजल्ट टोटली 0 ही होगा। तो हम यहाँ पर 0 कर लें। अब हम ये देखना है कि tan फाई का वैल्यू 0 हो रहा है तो फाई का वैल्यू क्या हो सकता है। इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan का वैल्यू या तो 0 डिग्री के लिए होगा या tan का वैल्यू 180 डिग्री के लिए होगा। यही दो केस में tan का वैल्यू 0 होता है। तो अब फाई भी यही दो केस को शो करेगा, यानी कि 0 डिग्री या 180 डिग्री, दोनों में से कोई एक वैल्यू होगा। बट कौन सा होगा ये डिपेंड करेगा कि किस बॉडी का वेलोसिटी हम ले रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए। अगर बॉडी 2 का हम वेलोसिटी ले रहे हैं बॉडी 1 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो उसका डायरेक्शन इधर से राइट वार्ड जा रहा है। तो राइट वार्ड जा रहा है तो राइट वार्ड जाने वाला डायरेक्शन 0 से तय होता है, तो 0 डिग्री सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम ए का लेते बी के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए, तो फिर तो हमें
राइट टू लेफ्ट आना पड़ता, और राइट टू लेफ्ट आने में डायरेक्शन 180 डिग्री लिया जाता है। तो फिर हम इसको लेते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन जो क्वेश्चन में है दिया हुआ वो किस तरह का है। तो अब थर्ड केस में हम अंडर रिमार्क्स पॉइंट नंबर 3 जो ले रहे हैं उसमें थीटा को हम 90 डिग्री पर ले रहे हैं, यानी दोनों वेलोसिटी बॉडी 1 और बॉडी 2 एक दूसरे पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर बॉडी 1 को हम OA के लॉन्ग मूव करता हुआ देख रहे हैं, और यहाँ पर बॉडी 2 को हम OB के लॉन्ग मूव करना देख रहे हैं। दोनों के बीच का एंगल ये थीटा 90 डिग्री है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए ये लाइन सेगमेंट हो गया AB। तो यही वेक्टर होगा रिलेटिव वेलोसिटी को भी इंडिकेट करने वाला। ओके, तो अब इसका डायरेक्शन इसको बेस मानते हैं, तो इसके साथ लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ इसके तरफ, तो यही फाई होगा। और इसका वैल्यू क्या होगा ये तो हम फाइंड आउट करेंगे इस एक्सप्रेशन को यूज करके। इसका वैल्यू क्या होगा ये भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इस एक्सप्रेशन को यूज करके। लेट्स डू। तो V21 अब 90 डिग्री है, तो यहाँ पर cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? ऑफ कोर्स ये 0 हो जाएगा, और sin 90 डिग्री का वैल्यू जो यहाँ पर के लिए है कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो अब ये 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो ओनली ये रह जाएगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, और यही यहाँ पर रहेगा अंडर रूट V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड आएगा इसका रिलेटिव वेलोसिटी का, और डायरेक्शन के लिए tan phi इक्वल टू, चूंकि sin 90 डिग्री 1 हो रहा है तो इसको रिप्लेस करेंगे 1 से, तो V2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, और V2 ही रह जाएगा, तो V2 रह गया ये। और यहाँ cos 90 डिग्री 0 हो रहा है, तो इसको जब 0 यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट 0 ले आएगा। तो अब इसका मैंने रहा नहीं कुछ, जब कुछ नहीं रहा तो ओनली माइनस V1 रहेगा, तो यहाँ पर हम माइनस V1 लिखेंगे। अब tan phi का वैल्यू माइनस V2 बाई V1 आ रहा है, ठीक है। V1 और V2 का वैल्यू पर डिपेंड करेगा एक्चुअल इसका वैल्यू क्या है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई एक्यूट एंगल होगा, और अगर ये नेगेटिव वैल्यू आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई ऑब्ट्यूज एंगल होगा। वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का जो इन्फॉर्मेशन है उस पर डिपेंड करेगा। ये अभी यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। अब यहाँ पर इसके साथ ही हमने 1 बाय 1 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो 3 पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को एक्चुअली डिस्कस किया और इसके आइडिया को डेवलप किया। अब ये डिस्कशन आपके लिए कितना फ्रूटफुल है, कितना यूजफुल है, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए हमें फीडबैक जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो क्लास आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, आपको सेटिस्फाई करता है, तो इसे प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। और अगर कहीं पर इसमें कमी है, कुछ शॉर्टकमिंग्स है, तो प्लीज इसका भी मुझे फीडबैक दीजिए। आने वाले वीडियो में मैं उस कमी को रिमूव करने का, रेक्टिफाई करने का हो सका अगर पॉसिबल हुआ तो मैं तरीका बताऊंगा, अगर आप फीडबैक देते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो क्लास हम ओवर करते हैं, कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हुए। थैंक यू।